स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, जो हम करने वाले हैं कि विपक्षी एकता में कितने पेंच हैं, कितना आपस में भरोसे की कमी है, कितनी शर्तें हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोल दिया है, और तीखा हमला क्या बल्कि एक बड़ी शर्त रख दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो आप यानी आम आदमी पार्टी उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश में मदद कर देगी। यानी कि अध्यादेश के खिलाफ प्रस्ताव को लेकर आपकी मिशन एकता में कांग्रेस के लिए अभी भी गुंजाइश तो है। हालांकि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना रखी है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि हम सियासत में सौदा नहीं करते, लेकिन विपक्षी पार्टियों के सम्मेलन में अगर देखें तो सौदा ही तो सबसे ज्यादा मुखर है। एक पार्टी दूसरे पार्टी से कर रही है। सौरभ भारद्वाज से पहले ऐसी ही शर्त ममता बनर्जी ने भी रखी थी कि कांग्रेस अगर पश्चिम बंगाल छोड़ने की हिम्मत करे तो टीएमसी उनके साथ जा सकती है। तो राज्यों के क्षेत्रीय पार्टियों को ही ड्राइविंग सीट पर रखा जाना चाहिए। विपक्षी एकता में ऐसी शर्तें तेजस्वी और अखिलेश यादव भी पहले ही रख चुके थे। तो विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने जीतन राम मांझी से कहा था कि वो अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दें या महागठबंधन से अलग हो जाएं। तो ये भी बड़ी शर्त थी। 23 जून को होने वाले विपक्षी एकता सम्मेलन से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और दलित नेता जीतन राम मांझी को बाहर करने का कारण भी नीतीश कुमार बताते हैं। नीतीश का मानना है कि अगर मांझी मीटिंग में होते तो सारी बातें बीजेपी को बता देते, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एकता में ऐसा कौन सा गुप्त एजेंडा है जो पब्लिक नहीं हो सकता। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मांझी की पार्टी को छोटी दुकान कह दिया था, यानी दुकान की साइज पर भी एकता की शर्त पूरी होगी, ये भी एक सवाल है। 17 साल से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए संकल्पित नीतीश कुमार इस बार बीजेपी मुक्ति के अभियान पर निकले हुए हैं, और यह सवाल उठ रहा है कि क्या विपक्षी एकता में छोटे दलों की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़े दल में भी तो बीआरएस, बीजेडी, टीडीपी उनकी एकता में शामिल नहीं है, नकार चुके हैं, इनकार कर चुके हैं। कल एनएसयूआई की मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस दौर में चुनौतियां बहुत हैं, हम सरकार तो बना लेते हैं लेकिन उसे रिपीट नहीं कर पाते हैं। तो जाहिर है कि फॉर्मूला और जोड़ तोड़ का प्रभाव ज्यादा दिन तो रहता नहीं। सियासत में लोगों की उम्मीद ही पहली शर्त है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी में उन्हें दिखता है। विपक्ष के लिए यही तो सबसे बड़ी चुनौती है कि उम्मीद का चेहरा कौन होगा। तो आम आदमी पार्टी ने जो शर्त रखी, उनके नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या शर्त रखी कांग्रेस के लिए, सुन लीजिए। हम तो ये बात एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट 0, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। ये शर्त है और शर्त में दम भी है। तो वहीं भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर क्या कहा, उनकी बातें सुन लीजिए। अब देखिए, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कहां तक पहुंचे हैं ये उनके ऊपर है। आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज कांग्रेस ने पार कराई थी, और फिर ऐसा पार कराया आम आदमी पार्टी ने कि वो पूरी रियासत ही चली गई उनके हाथ में। तो जो एक कहावत होती ना, दोनों एक दूसरे को ठेलते हुए कब कूप में गिरने की कोशिश करेंगे, तो उस पर मुझे लगता है दोनों का अंदरूनी मामला है, हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। तो शर्त है तो अविश्वास भी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी पर क्या कहा, उसे भी सुनिए। इसीलिए हमने कह दिया था आप तो मर्ज करिए, नहीं तो अलग होइए। तो हो गए अलग, अब ठीक है हुआ। इसीलिए आप जानते हैं हम तो अपने कोटा के ना बना दिए थे उनको। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं ठीक हुआ, चले गए। करते हैं इस पर चर्चा। हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ में सैयद यासिर जिलानी जी, बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के समर्थक भी। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका भी। शुक्रिया। मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं और पहले इस रिपोर्ट को थोड़ा सा विस्तार देता हूं विनोद जी के साथ। विनोद जी, ये मतलब शर्तें हैं, अविश्वास है, तमाम चीजें हैं,
ये वाकई नीतीश कुमार ने बहुत मुश्किल टास्क ले लिया है अपने हाथ में, ऐसा लग रहा है। इसकी बात करते करते अगर लालचंद जी मैं आपकी रिपोर्ट पे पहले आऊं, हाँ। जो भूपेश बघेल ने कम से कम एक आईना दिखाया है। कल एनएसयूआई की मीटिंग में जो भूपेश बघेल कह रहे थे, जरा उस बात को समझने की जरूरत है। और इस विपक्षी एकता के जो आप इसमें सूत्र और इसके बाद शर्त के बाद आप ये कंफ्यूजन दिखा रहे हैं, हाँ। उसमें उसका सारा जवाब भी है। जी। जब भूपेश बघेल कहते हैं कि सत्ता तो हम पा लेते हैं लेकिन हम रिपीट नहीं कर पाते हैं, तो वो इस बात को दर्शाते हैं या इस बात को कहते हुए आगे बढ़ते हैं कि सत्ता पाना और उसको रिपीट करने में जो सबसे जो दूरी है, वो दूरी कांग्रेस अभी इस दौर में देख रही है। कि आप फार्मूले से, आप किसी जोड़ तोड़ से या आप किसी फ्रीबीज से सत्ता हासिल कर लें लोगों के एश्योरेंस पे, लेकिन जो एस्पिरेशंस है एक्चुअल लोगों का, वही किसी को रिपीट कराता है और वही उसी को नेतृत्व बनाता है। तो सबसे जो ड्रॉबैक है, ये सारे विपक्ष की एकता के शेड पे आप देख रहे हैं, ये उम्मीद की है, एस्पिरेशन की है। और ये 2024 में अगर सबसे बड़े एस्पिरेशन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी है, तो उसके बदले में ये सारी चीजें, शर्तें आप देख रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पार्टियों पे दे रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई एक चेहरा नहीं है जिसपे लोगों की उम्मीदें हों, भारत के 140 करोड़ का एस्पिरेशंस हो। अब मैं आपके इस पे रिपोर्ट पे आता हूं और सवाल पे आता हूं कि हो क्या रहा है, कि ये जो भानुमति का जो कुनबा जोड़ा जा रहा है, उसके आप किस तरह से देख रहे हैं, उसके सेट्स के अलग अलग बिंदुओं को देखिए। जब यही नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और आम आदमी पार्टी के कांग्रेस को नजदीक ले जाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलते हैं, तो नीतीश कुमार को यह इजाजत दी जाती है कि आप केजरीवाल से बात कीजिए, हम उनके अध्यादेश को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, जो पार्लियामेंट में वो आना है उनके दिल्ली सरकार के अध्यादेश को लेकर। और होता क्या है कि अगले से दूसरे दिन के बाद आप देखिए कि वही पंजाब के और दिल्ली के जब कांग्रेस के यूनिट के लीडर हैं, वो पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि ये आत्मघाती कदम कांग्रेस क्यों उठा रही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे उसको वापस ले लेते हैं। तो आज एक तरह से सौरभ भारद्वाज एक अपनी तरफ से एक सिक्का उछाल रहे हैं, और वो सिक्का उछालते हुए राजनीति में इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, वो कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, तुम हमारा पीठ सुलझाओ, मैं तुम्हारी पीठ सहलाता हूं। और ये विपक्ष की एकता जो है आगे चल पड़ेगी, जो पटना में केजरीवाल भी होंगे और राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तो ये एक तरह से उनकी तरफ से ऑफर है। लौटता हूं आपके पास और मैं यासिर साहब के पास जाऊं, उससे पहले संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, पहले से कितनी मुश्किलें आ रही हैं, 12 जून से बढ़ा के 23 जून किया गया, पहले बहुत हाँ बहुत ना है, ऊपर से आप लोग ऐसी ऐसी शर्तें आम आदमी पार्टी रख देती है, कैसे फिर ये बनेगी एकता? संजीव जी। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि एक बात तो बिल्कुल सही है कि सारी पार्टियां अलग अलग अपनी नीतियों के आधार पर अपनी राजनीति करती हैं, सारी अलग अलग पार्टियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की राजनीति को खूब जानती है और उसको तौलती भी है। वो पहली बार जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां उसमें शामिल थी, और आज तकरीबन 2 दर्जन के आसपास में पार्टियां उनसे बाहर भी, उनके पार्टी से बाहर निकली। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है। अब रही बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो सिक्के उछालने की बात कहां पे हो रही है, यह बिल्कुल सही है कि अलग अलग अपनी अपने लाइन और लकीर कभी भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनती है और एक प्लेटफॉर्म पे आने की बात होती है, तो सारे लोग अपने अपने उस तरह के एजेंडे को बाहर रखते हैं और एक नई नीति तैयार होती है। इसमें वक्त लगता है। ये मान लेना और ये कह देना कि अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में बहुत ज्यादा खाई हो गई है, दूरी हो गई है, देखिए सारी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आके भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की धृष्टता जो देश के संवैधानिक संस्थानों पर जो संकट आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, लौटता हूं आपके पास। आपकी आवाज में कुछ बाधा आ रही है, हमें आपके पास लौटता हूं सवालों को लेकर के। इस बीच में जरा यासिर साहब के पास चलता हूं। यासिर साहब, ये हमने जो देखा अभी कि 2 चीजें हैं, एक तो कई तरह की शर्तें हैं, दूसरा यहां तक है कि नीतीश कुमार जी को लगता है कि वो मुखबिरी कर देते अगर जीतन राम मांझी बैठक में होते, तो इस तरह का अविश्वास है। आप लोगों ने एनडीए का प्रयोग किया था, आप लोगों के बीच भी इस तरह के शर्तें और अविश्वास थे क्या, जिसका हवाला अभी संजीव कौशिक जी दे रहे थे एनडीए के 24 दलों का, 2 दर्जन दलों का? यासिर साहब देखिए, पहले मैं विनोद जी की उस लाइन को कंप्लीट कर दूं। कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, ये खेल जो खेल रहे हैं नीतीश कुमार, ये इनके ऊपर ही भारी पड़ने वाला है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष हताश है, निराश है, क्योंकि विश्वास ही नहीं है।
किसी पे किसी को विश्वास नहीं है। बिहार के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं में खुद आपस में मतभेद है, जदयू टूट के कगार पे है। अभी जिस तरीके की बात, भाई नीतीश कुमार बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं, वो भारतीय राजनीति के कुछ जो चंद एक्सपीरियंस लीडर हैं उनमें उनका नाम है। वो अपने पुराने साथी जीतन राम मांझी को, आप बातों को उनके समझिए कि मैंने अपने ही तो कोटे से आपको दे दिया था, एक एहसान, और दूसरा उन्हें यह विश्वास नहीं था कि वो मुखबरी कर सकते थे। तो जब अपने ही राज्य में अपने ही नेता पे विश्वास नहीं कर सकते तो दूसरे राज्यों में जो वो खेल खेलना चाह रहे हैं कैसे विश्वास बनेगा। और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी के, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश करी है, आप शुचिता और नैतिकता की दुहाई देके आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने अन्ना आंदोलन से राजनीति शुरू करी। उनके एक राइट हैंड साइड में उस वक्त हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का सिंबल बताते थे, यहाँ के तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की फाइल होती थी, दूसरे साइड में वो कपिल सिब्बल को सबसे बड़े भ्रष्टाचारी बताते, उनकी फाइल थी। अब कपिल सिब्बल से तो गलबैया हो गई है। कपिल सिब्बल को तो वो पता नहीं उन्होंने क्या एक दूसरे ने पाठ पढ़ाया है कि एक दूसरे की तारीफ करते हुए थक नहीं रही। लेकिन ये भारतीय राजनीति का सबसे गिरती हुई जो प्रकाष्ठा है वो ये लोग दिखा रहे हैं। और इनके पास सामने कौन है? सामने 2024 में वो नेतृत्व है जो दोबारा से पूर्ण और संपूर्ण रूप से सरकार बना रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी से टकराने के लिए ये जो सोच रहे हैं 2024 में लाल जी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। पहले खुद विश्वास करें, अपना हाँ कुछ वोट कुछ सीट बिहार में इनकी बढ़ सकती है। और इस बार दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये सौरभ भारद्वाज भी समझ ले और अरविंद केजरीवाल। आप पूरे आत्मविश्वास में हैं। और बात वही है कि एक तरफ भूपेश बघेल कहते हैं कि रिपीट मारना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी रिपीट पर रिपीट मारते हैं और कई राज्यों में भी उनकी सरकारें रिपीट मारती हैं। मैं लौटता हूं आपके पास विनोद जी। जो अब मुश्किल है, जो हमने देखा कि जिस तरह से कि वहां पर बिहार में उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जो है उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, मुखबिरी कर देते। ये तो एक अविश्वास बाहर आ गया। इसी तरह का अविश्वास आरजेडी के साथ भी है, इसकी भी गाहे बगाहे चर्चा होती है। और भी कई दलों का आपस में एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, इस तरह की चर्चा हम बार बार सुनते हैं। तो ऐसे में वाकई नीतीश कुमार के लिए किसी अंजाम तक इस मुहिम को पहुंचाना बहुत मुश्किल होने वाली है। लाल जी, अभी यासिर साहब कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि जो विश्वास की बात और अविश्वास की बात वो कह रहे थे कि आपने देखिए पॉलिटिकल पार्टी में इन सारे विपक्ष के जो 21-22 लोग हैं जिसकी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, इसे पटना में होने वाले 23 तारीख के महासम्मेलन में, उसमें 17 के लोग पार्टियां आ रही है। एक बार अगर आप नजर दौड़ाए तो इन सारे 17 पार्टियों में जो छोटी बड़ी जो पार्टियां हैं उनके बीच में ये विश्वास का जो दूरी है और विश्वास की जो खाई है वो कितनी गहरी है, इसको आप एक तरह से समझिए कि अगर आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज अगर एक मौका दे रहे हैं कांग्रेस को सोचने के लिए, तो अब क्या सवाल है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस में जहां जहां कांग्रेस कमजोर हुई है उसके पीछे आम आदमी पार्टी ने उस जगह को भरा है। चाहे आप गोवा में देख लीजिए या अभी गुजरात में आप देख लीजिए या फिर अभी आप दिल्ली और पंजाब देखिए, और जगह पे हर जगह आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कांग्रेस को हराया है। तो अगर कांग्रेस अपनी उस जमीन को क्या आज की तारीख में आम आदमी पार्टी को हाथ सौंपने वाली है? अगर वो नहीं सौंपने वाली है तो फिर किस तरह का अलायंस और किस तरह का ये फोटो ऑब्सेशन जो पटना में वो कर रहे हैं। दूसरी बात आप ममता बनर्जी का देख लीजिए, वहां 4 अभी पंचायत के चुनाव में 4 कार्यकर्ता मारे गए हैं, उसमें कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। और किस शर्मनाक आप चीज इसको देखिए, इस घटना को और उस फोटो आपको देखिए, जब पटना में आप देखेंगे तो ममता बनर्जी के साथ साथ में वही सारे लीडर होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, सीताराम येचुरी होंगे, डी राजा होंगे, और सब हाथ मिलाते हुए खड़े देखेंगे आप वहां पे। लेकिन उनके कार्यकर्ता वहां पंचायत के चुनाव में किस तरह से मारे जा रहे हैं, तो ये उनको शर्म होनी चाहिए कि एक तरह आपके पॉलिटिकल पार्टी और आपके कार्यकर्ता जमीन पे किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो उसको लोग कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है।
और दूसरी तरह आप उस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि जो अभी आपके आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, लिखते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हम लोग ये बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से तय कर लेंगे, तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को मरने से तो बचाना चाहिए। सही बात है। पहले बाद में आप ये कॉमन मिनिमम, बाद में समझौता हो जाएगा, बाद में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाएगा। संजीव कौशिक जी, ऐसे में कैसे होगी बताइए? एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, नेता को भी मार दिया था कांग्रेस के वहां पर, तो ऐसे में कैसे ये विपक्षी एकता होगी तृणमूल के बीच, कांग्रेस के बीच? आप लोग इस तरह से शर्तें रखेंगे तो कैसे एकता होगी? नीतीश कुमार अविश्वास करेंगे पार्टियों पर जो कन्वीनर हैं, कन्वीनर के पद के लिए हैं, यूं समझ लें, अभी 23 जून की बैठक के लिए उनको कन्वीनर मान लेते हैं, तो वो कैसे फिर इस तरह से एकता बनेगी? आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राजनीति को समझते हैं, आपको क्या सूरत लगती है? ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने से ही बन जाएगी एकता? संजीव जी, मैंने कहा कि इससे पहले हिंदुस्तान ने देखा है कि मजबूत सरकारों के विपक्ष में सारी पार्टियां एकजुट हुई हैं और एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे आके उन्होंने चुनाव लड़ा है और मजबूत पार्टियों को भी सत्ता से हटाया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी जिस बात को कह रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी, चूंकि आम आदमी पार्टी का तो उस समय उदय ही नहीं हुआ था, कांग्रेस छोड़ के ऐसी कौन सी पार्टी है जिसे वो आज के डेट में करप्ट कर रही है? आज के डेट में यदि उसे बहुत ज्यादा चतुर चालाक और ये समझती है कि वक्त के हिसाब से बदले हुए वो लोग हैं जो हमेशा सत्ता के मलाई को खाने के लिए तैयार रहते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही है और उसका सहयोग नहीं लिया है? उन सारी पार्टियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं तो दूसरी बात ये कह रहा हूं कि इसमें से अधिकांशतः पार्टियां, तकरीबन 17-18 पार्टियों की लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है, या तो उनके अस्तित्व पे संकट आ गया है या फिर उनके साथ उन्होंने नाइंसाफी की है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद देखे, और भारतीय जनता पार्टी ये बात खूब जानती है कि क्षेत्रीय दलों के नेताओं या पार्टियों की ताकत को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसका क्या लाभ मिलता है। भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है और उसी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है, लगता है कुछ संपर्क टूट रहा है संजीव कौशिक जी से। यासिर साहब, जो सवाल ये उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए पहले भी तो ऐसा हो रहा है कि जब कभी भी कोई शक्तिशाली सरकार होती है, ताकतवर सरकार होती है, तो बाकी लोग उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाते हैं और वो बन जाती है एकता। चाहे पहले की हम 77 की बात ले लें, 89 की बात ले लें, तमाम तरह की चीजें ये कह रहे हैं। ऐसे में आप किस तरह से इस चुनौती से निपटेंगे? क्या आप भी अपना एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश करेंगे? यासिर साहब, देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी भारत के लोगों को कनेक्ट करने में लगी हुई है, भारत के जनमानस को कनेक्ट कर रही है अपने कार्यक्रमों के थ्रू। जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने बनाया है उसको अपना कर्तव्य मान के भारतीय जनता पार्टी की सरकार नीचे की जमीन पे क्रियान्वित कर रही। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये हताश और निराश देख रहे, ये 1970 के फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। विनोद जी इस पे विस्तार से बता सकते हैं, और लड़ाई लड़ेंगे 2024 में। अब 1970 का फॉर्मूला 2024 में 77 जो इनका बयान आया है वो किस तरीके से बनाएंगे ये समझ से परे है। भारतीय राजनीति में 80 के पहले के दौर को भी हम लोगों ने पढ़ के देखा है, और बाद में जो 90 के दौर की राजनीति को, उसको तो आंखों से देखते हुए बड़े हुए हैं कि कैसे कैसे राजनीति बदली है। लेकिन इस वक्त की राजनीति जो है भारत के अंदर, क्या उसमें एक दूसरे पे अविश्वास करके कोई दल आगे बढ़ सकता है? एक दूसरे को निपटाने में लग के बढ़ सकता है? एक दूसरे को, जिस रक्त रंजित पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं, उसकी प्रयोगशाला बंगाल में बनाया गया है। प्रयोगशाला बना के वहां से जो नेता निकल रही हैं, वो सपना प्रधानमंत्री का अगर देख रही है, तो क्या विपक्ष उनको सपोर्ट करेगा? उस पर विश्वास कर पाएंगे? कांग्रेस वहां हाशिए पे है, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बता रही है कि कांग्रेस जीरो है, हाशिए पे है, वो अपना काम छोड़ दे। तो ये विश्वास ही नहीं है। उस विश्वास की डोर के अंदर इतनी गांठें लगी हुई हैं कि उस गांठ को खोलते खोलते लालचंद जी आप बिलीव करो कि ये बिखर जाएगा कुनबा। और ये बिखरता हुआ कुनबा इसलिए है कि जब आप फोटो तो खिंचा सकते हैं, जो विनोद जी कह रहे हैं कि फोटो दिखाएंगे, लेकिन उनसे सवाल अगर एक दूसरी जगहों पे, एक दूसरे राज्यों में ये दल करेंगे तो ये एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत खिलाफ, पश्चिम बंगाल और जीता जागता आपको अभी उदाहरण देखिए ना,
कैसे हताश दिख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अपने ही एनएसयूआई के बच्चों के सामने वो जो निराशा प्रकट करी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो उनको डिलीवर करना चाहिए था वो पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में डिलीवर नहीं कर पाए। ये जो तमाम गांठें हैं, इन गांठों में आपके लिए उम्मीद भी छुपी हुई है। पूरी बात नहीं आ पाई थी संजीव कौशिक जी की, क्योंकि बार बार नेटवर्क में कुछ दिक्कत आ रही थी। मैं चाहूंगा संजीव कौशिक जी बात पूरी करें, फिर मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। संजीव जी बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ताकत को खूब जानती है। लगातार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और गठबंधन की राजनीति को धता बताते हुए कि नहीं ये सारे लोग अवसरवादी लोग हैं। जब जब ये बात कहती है भारतीय जनता पार्टी खुद वैसे लोगों का अपमान करती है जिन लोगों के साथ वो लगातार सत्ता में रहेगी और सत्ता के लिए उन लोगों का इस्तेमाल किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जानती है कि जैसे नीतीश कुमार की बात कर ले, नीतीश कुमार ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजारा है। नीतीश कुमार से बेहतर भारतीय जनता पार्टी को कौन समझ सकता है? ये कंफ्यूजन है, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। ये सतीश कौशिक जी कंफ्यूज है, बात ले लेते हैं, ठीक है, कि आप क्या बात बताना चाह रहे हैं। आप अपने लोगों पर विश्वास है, आप एक दूसरे पे विश्वास कर सकते हैं क्या? मेरी बात तो जाने दीजिए ना, उनकी बात को ले लीजिए। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीति का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ गुजारा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली को वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर उस कमियों को जानते हैं और हर मजबूती को भी जानते हैं। नीतीश कुमार आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार चेहरा के तौर पर चले आए और लोगों के सामने उनकी उपस्थिति दर्ज होने लगी? तो इन नीतीश कुमार के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट क्यों हो गई? तो ये सारी चीजें हैं, कभी कोई संयोजक के तौर पर मिलकर के और तब विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा है। भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रयास यदि हो रहा है तो उस प्रयास भर से भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप कह रहे हैं परिणाम के बारे में अभी नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास हो रहा है, ठीक है ना? मैं लौटता हूं आपके पास। विनोद जी जो सवाल संजीव जी उठा रहे हैं कि भाई चलिए परिणाम का देखते हैं कैसा निकलता है, लेकिन प्रयास हम कर रहे हैं कि हम भी उस तरह का एक गठबंधन बनाए जैसा कि पहले इस देश में प्रयोग हो चुका है 77 में, 89 में और भी कई मौकों पर। विनोद जी, वैसे संजीव जी का जवाब यासिर साहब ने दे दिया है। यासिर साहब जब वो कह रहे थे ये प्रयास नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। और वो फ्रस्ट्रेशन की बात संजीव जी उसको प्रयास का एक आप सोच सकते हैं कि उसको शब्दों में गढ़ रहे हैं। अब मैं संजीव जी को जवाब देता हूँ। बड़ी देर से गठबंधन पॉलिटिक्स को समझा रहे हैं और मैं लगभग 10 मिनट से उनको गठबंधन पॉलिटिक्स समझ रहा हूँ। संजीव जी का आपको याद होना चाहिए इस देश में 70 साल के 75 साल के ये देश हमारा आज़ाद हुए हैं और इस देश में इतने चुनाव हुए हैं, 16वीं 15वीं 16वीं आपका ये लोकसभा का ये होगा चुनाव शायद। इस देश में अभी तक सिर्फ 4 ऐसे चेहरे हैं आपके सामने में जो इलेक्टेड हैं, आम लोगों के एस्पिरेशन ने जिनको प्रधानमंत्री बनाया है जी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और ये नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा इसको। बाकी सारे प्रधानमंत्री जो हैं उसके प्रधानमंत्री का इसी आप ही का जिस गठबंधन की बात आप कह रहे हैं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कर रहे हैं उसी तरह से जोड़ तोड़ और उनको एक व्यवस्था के साथ में स्थापित करने की कोशिश हुई थी। उसका नतीजा इस देश ने देखा है। 10 साल आपके प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी रहे, वो भी आपने देखा है। तो ये बात जब आप गठबंधन की बात कर रहे थे वो दौर था एक, और ये 21वीं सदी का भारत है। इस भारत में एक एस्पिरेशंस है, 60 करोड़ से ज्यादा युवाओं का देश है। इस देश को आप क्या मजाक बना रहे हैं कि नीतीश कुमार आज तक एक इलेक्शन नहीं अपने यहाँ लड़ पाए हैं। एमएलसी से वो 17 साल तक लगातार वो चीफ मिनिस्टर बन पा रहे हैं। आप एक लाइन खींच रहे हैं। लेकिन ये लोग और आज जो सोशल मीडिया ने लोगों को कनेक्टिविटी दिया है, अवेयरनेस दिया है, पॉलिटिकल एक नॉलेज है, उनके पास विजडम है, उनको आपके इस पुराने नैरेटिव से यहाँ अब बात बिल्कुल हर लोग पॉलिटिकली आप इतना देखिए मैच्योर है, उस चीज को जानता है। विनोद जी, इस देश का एस्पिरेशंस जो है वही आप समझ लीजिए नरेंद्र मोदी है। विनोद जी, हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे, अपने दोनों मेहमानों के पास भी फिर से जाएंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा, और बेटा योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है।
इससे बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान, जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही है वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुम्बकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। स्वागत है। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं विपक्षी एकता में कितने पेंच हैं, कितने अविश्वास हैं, कितनी शर्तें हैं। इसी पर हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं रुख करता हूं यासिर साहब का, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। यासिर साहब, एक बात मुझे बताइए, जब कभी भी ये लोग अगर विपक्षी एकता की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि संजीव जी कह रहे हैं कि भाई प्रयास कर रहे हैं, तो ये बताइए इस कोशिश को आप हमेशा दो नाम क्यों देते हैं? आप एक तो कहते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन में सारे दल हैं और इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी बात आप ये कहते हैं कि ये सारे के सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे डरे हुए लोग हैं, इसीलिए एक मंच पर आ रहे हैं। आपके नेता और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह की बात करती है, ये आप किस आधार पर कहते हैं? देखिए लालचंद जी, भारत के लोग, यह आधार इसलिए बना हुआ है कि भारत को लोग जानते हैं कि जो 2024 की लड़ाई है वो भ्रष्टाचारियों के कुनबा वर्सेस ईमानदारी से है। अब आपको मैं नाम लेता हूं भ्रष्टाचारी कुनबे में से एक एक लोगों के। बताइए कि लालू परिवार बिहार में भ्रष्टाचार में लिप्त डूबा हुआ, गर्दन तक भ्रष्टाचार में लबरेज है। दूसरी तरफ जेडीयू आप देखिए, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के कई इल्जाम है। छत्तीसगढ़ में आप कांग्रेस में आ जाइए, तमाम जो नए उनके मुख्यमंत्री हैं वो भी भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए। भ्रष्टाचार पे उन्होंने किसी तरह की कोई नीति नहीं बनाई। छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, पिछले 4-4.5 सालों से छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के हर डिपार्टमेंट में जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा है वो आपने ही तो दिखाया है लोगों को। आपके कैमरे से, विनोद जी जैसे पत्रकार के कैमरे के थ्रू भारत के लोगों ने देखा है, आपके टीवी के माध्यम से लोगों ने देखा है। और अब आप इनके और सारे दल में, ममता बनर्जी ले लीजिए, उस कुनबा की एक और चेहरा है। हमने वहां पे नोटों के बंडल कमरों में भरे हुए देखे हैं भ्रष्टाचार में, जो उनका पैमाना था, उनकी तो प्रकाष्ठा रही है। हमने केसीआर की लड़की को भ्रष्टाचार में लिप्त देखा है। और आप दिल्ली आ जाइए, जहां भ्रष्टाचार में डूबे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री के 2 साथी, पिछले 1 साल से एक आदमी जेल में है, दूसरा शिक्षा क्रांति की बात करते करते शराब के घोटाले में जेल चले गए। और जेल, ये देखिए
ये जो चरित्र है राजनीति की, आपने हमने भी आप तो सीनियर हैं, बहुत तर्क और तार्किक पत्रकारिता के लिए लालजी जाने जाते हैं। आप बताइए कि हमने जिस राजनीति को देखा उसमें कहीं आपने ये सुना और देखा कि कोई मुख्यमंत्री अपने महल में अपने महल को शीश महल बना दे? ठीक है, वियतनाम से पत्थर मंगाए, इटली से पर्दे मंगाए, और उसमें 40 से 50 करोड़ रुपए खर्च कर दे। क्या इसी दिल्ली में कांग्रेस की मुख्यमंत्री, भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो ये भ्रष्टाचारियों को जनता जो है वो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोई वैकेंसी नहीं खाली है, क्योंकि जनता जानती है इनके बारे में। अब जवाब ले लेते संजीव जी। इनके हिसाब से अगर कहा जाए तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अंग्रेजी के 2 शब्द आते हैं, फ्रस्ट्रेशन, करप्शन। अभी फ्रस्ट्रेशन पे मेरी बात ही नहीं हुई, भ्रष्टाचार पे हुई थी, आप इनसे ले लीजिए। अच्छा ठीक है, पहले इनसे लेते हैं। राजन जी, देश की जनता को तय करना है कि वो पार्टी बैठ करके भ्रष्टाचार और राष्ट्रवाद पे हमें ज्ञान पिला रही है। जो राष्ट्रवाद पे सबसे बड़ा झंडा लेकर के मुखर रहने वाली, छोटी बच्चियों, बलात्कारी बच्चियों के अगेंस्ट में, पक्ष में जो लोग होते हैं उसके साथ तिरंगा यात्रा निकालती है और पीडीपीसी समझौता करके सरकार में आती है, वो आज हमें नैतिकता की बात कर रही है। भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाली पार्टी वो हमें नसीहत देने का प्रयास कर रही है, जो तमाम पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण वैसे भ्रष्टाचारियों का नाम बताएंगे जिन लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन छेड़ रखा था, उनके लिए लगातार सड़कों पर थे वो, और सारे कांसा आज इनके पास, कहीं तो मुख्यमंत्री तक है, मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, और आप छोड़ दीजिए फिर भ्रष्टाचारियों से लड़ने की इनकी नीति। हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस तरह से ये जिसके समर्थक है बोलना नहीं चाहिए, जिसके समर्थक हैं की वजह से। अरे कौशिक जी सुन लीजिए, आपकी आपके पार्टी के नेता केजरीवाल साहब ने यही झूठ बोला था, 5 बड़े नेताओं से कोर्ट के थ्रू माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए जब मानहानि का आपके ऊपर केस होगा तो आप भी माफी मांगिए। आपके नेता ने 5 नेताओं, भारतीय जनता पार्टी जेटली साहब से लेकर सरीके, भारतीय जनता पार्टी कहना है कि भाई नितिन गडकरी, मैं बताइए सबके नाम ले लूं जिनसे माफी मांगा है। चलिए, ये झूठ का खेल मत खेलिए। आगे जीरो टॉलरेंस से भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री। आगे चर्चा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन वाली भी बात रह गई, किसी और दिन हमें भी रात में हमारी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालने दिए यासुर भाई, निकाल लेने देते कम से कम, यदि फ्रस्ट्रेशन है तो। झूठ मत बोलिए ना, सच में फ्रस्ट्रेशन निकालिए। ठीक है, देखते हैं किसमें क्या कितना फ्रस्ट्रेशन है, हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब आने के लिए और चर्चा करने के लिए। आपका भी संजीव कौशिक जी आकर के अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम आपको एक अपडेट देंगे बिपरजॉय के बारे में गुजरात से, कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है, और फिर कुछ और बड़ी खबरें भी दिखाएंगे।